नमस्कार दोस्तों, स्टडी पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इंडियन सिविक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 50% सिविक्स को अकेला टॉपिक कवर करता है। छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े आईएएस तक के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सालों के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जहां कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को पूरा समझें, पूरी वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और एक एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। एग्जामिनर में यानी पेपर सेटर में और हम में फर्क क्या होता है? हम सिर्फ टॉपिक को पढ़ते हैं और पेपर सेटर क्वेश्चन को बना के देखता है। अगर हम क्वेश्चन बना के देखेंगे तो हमारा और क्वेश्चन पेपर बनाने वाले का एंगल एक होगा और हमारे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों ये रहेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का मतलब क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ लॉज टू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए नेशन। यानी सीधे शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो कोई भी देश जब आजाद होता है या नया बनता है तो उस देश को अपना शासन चलाने के लिए कुछ कानूनों की जरूरत होती है और उन कानूनों के कलेक्शन या उन कानूनों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। भारत आजाद हुआ, हमें भी संविधान की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान नया देश बना, उसे भी संविधान की जरूरत पड़ी। यानी या तो कोई नया देश बने या कोई देश किसी दूसरे देश की गुलामी से आजाद हो, दोनों को ही अपने शासन को चलाने के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, सीधी भाषा में जो संविधान होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित, जिसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक होता है अनरिटन, जिसे हम वर्बल भी कह सकते हैं और जिसे हम हिंदी वाले बच्चों के लिए अलिखित बोलते हैं। तो एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। अगर संविधान के हम पुराने रूप को देखें तो जब राजाओं महाराजाओं का शासन होता था तो राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून होता था। न संविधान लिखे जाते थे, न इनकी ज्यादा जरूरत महसूस की जाती थी। अगर हम वर्बल यानी अनरिटन या फिर अलिखित संविधान की बात करेंगे तो दुनिया में एक ही कंट्री ऐसा है, यूके, जिसका संविधान अलिखित है, वर्बल है, अनरिटन है। अगर आप इंग्लैंड में जाकर बोलो कि भाई मुझे आपका संविधान देखना है, भारत में अगर आप बोलोगे तो आपको 2 मिनट में दिखा देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों की दुकानों पे संविधान रखा है, कोर्टों में संविधान रखा है, बड़े बड़े दफ्तरों में ऑफिसों में ऑफिसरों के पास संविधान रखा है, वीडियो के ऊपर संविधान है, पीडीएफ फाइलों में संविधान है, नेट के ऊपर गूगल में डालोगे तो संविधान आपको पूरा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लैंड में कहो कि हमें आपका संविधान देखना है तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि न उन्होंने किताब में लिखा, न उनके पास कोई सीडी है, न डीवीडी है, न पीडीएफ है, न कोई संविधान का नया रूप है। तो उनका संविधान सिर्फ लिखा हुआ नहीं है। अलिखित संविधान सिर्फ एकमात्र यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। और अब अगर आप ये कहेंगे कि साहब हमारे देश में तो इतना बड़ा संविधान लिखा है तो भी कानून रोज टूटते हैं, अगर वहां पे लिखा ही नहीं गया है तो कैसे लोग उसको फॉलो कर पाते होंगे? दोस्तों, दोनों देशों के बीच में एक बड़ा अंतर है। हमारे देश के लोग ज्यादातर मानते हैं कि संविधान बना है तो तोड़ने के लिए, यानी कानून बने हैं तो तोड़ने के लिए। बट वहां की संस्कृति अलग है, उनका मानना है कि कानून बने हैं तो पालन करने के लिए। यानी हम बिल्कुल अपोजिट सोच रखने वाले कंट्री दोनों तरीके से नजर आते हैं। तो वहां पे जो कानून है वो रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर बना है और उन्हीं चीजों को वो फॉलो करके चल रहे हैं। यही एक वजह है। जैसे एक एग्जांपल हम कई बार देते हैं कि उन देशों में रेड लाइट का मतलब है रुकना और हमारे देशों में रेड लाइट का मतलब है रुक के देखना, कोई है तो रुको और नहीं तो निकल जाओ। ये जो दोनों जो थ्योरियां हैं ये एक दूसरे देशों को अलग करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यूके का है और बाकी पूरी दुनिया के अंदर जो संविधान है वो लिखे गए हैं। अब अगर हम रिटन की बात करते हैं तो जब लिखे गए हैं पूरी दुनिया में तो इनको हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहली बात तो अगर लिखे गए संविधान की बात करेंगे तो फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसने अपना संविधान लिखा उसका नाम है यूएसए। यूएसए ने 1776 में अपना संविधान लिखा। यह देश 1774 में यूएसए आजाद हुआ था और 1776
यानी 1776 में उन्होंने अपना संविधान लिख दिया। ध्यान रखना, यूएसए के लिए 1770 से 80 का जो दशक है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1774 में उन्होंने आजादी पाई, 1776 में उन लोगों ने अपना संविधान लिखा, और 1779 में यूएसए में दो घटनाएं ऐसी हुई अमेरिका में जिन्होंने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। आजाद, ताजा ताजा आजाद हुए एक कंट्री को पूरी दुनिया देखने पर मजबूर हुई। ऐसे काम यूएसए में 1779 में दो हुए। सबसे पहला काम हुआ, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने भाप के इंजन यानी स्टीम इंजन का आविष्कार किया। दूसरा, एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक जारी की जिसमें यह कहा गया कि मार्केट में को ध्यान में रखते हुए आपको उतना ही सामान बनाना है जितनी मार्केट में डिमांड है। अगर सामान ज्यादा बना तो वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी, और सामान कम बना तो वस्तुओं की कीमतें आसमान छू जाएंगी, और दोनों ही आधारों में, दोनों ही मुकदमों में, दोनों ही मामलों में मार्केट का नुकसान होगा। यही एडम स्मिथ है जिसे दुनिया में इकोनॉमी का फादर कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर एडम स्मिथ को ही कहा जाता है, जिसने 1779 से लेकर के 1929 तक पूरी दुनिया अपनी थ्योरी के आधार पर उंगलियों पे नचाया है। तो ये घटनाएं यूएसए की आपकी इस टाइम से स्टार्ट होती हैं। तो पहली चीज तो ये है कि यूएसए पहला कंट्री दुनिया का है जिसने आधुनिक विश्व में अपने संविधान को लिखा। अब पहला कंट्री हमने देख लिया, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? इंडिया। इंडिया की अगर बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखा हुआ पूरी दुनिया के अंदर। आइए देखते हैं कुछ और पहलुओं को। सबसे पहली चीज, भारत का संविधान बनने की बात आई कैसे? कई बार कहते हैं कि भारत के संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने कहते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों से संविधान बनाने की मांग की थी। लेकिन आजादी के बाद की और भारतीय संविधान के प्रारूप की हम यहाँ बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे, और इंग्लैंड के इन चुनावों का हमारे देश की आजादी और संविधान बनने से बड़ा गहरा नाता है। इंग्लैंड के अंदर दोस्तों दो ही पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी जब 1945 के चुनाव में मैदान में उतरे तो लेबर पार्टी ने यह वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम गुलाम देशों को आजाद करेंगे और इंडिया उनमें सबसे पहला कंट्री होगा। भगवान ने सुना, उनकी सरकार बनी और भारत को आजादी देने का यहाँ पे एक नया फरमान जारी हुआ। तो जो लेबर पार्टी है उसके प्रधानमंत्री बने दोस्तों क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे जो प्रधानमंत्री बने, और कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे पिछली बार वो लोग चुनाव हार गए, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनंगा फकीर कहा था। तो उसके बाद अगर आगे हम देखते हैं तो आगे क्वेश्चन किस आधार पर की सरकार ने, यानी क्लीमेंट एटली की लेबर पार्टी के इंग्लैंड की सरकार ने 1946 में एक मिशन भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया जिसने भारतीयों के लिए दो सौगात दी। सबसे पहले इन्विटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल गवर्नमेंट। पहले हम पहले वाली को डिसाइड करते हैं, एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट मिशन में जो पहली चीज लिखी थी उसका मतलब था कि भारतीयों आप अपना संविधान बना लो, हम आप लोगों को जून 1948 से पहले पहले छोड़ जाएंगे, यानी आजाद कर जाएंगे। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग भारतीयों की आजादी की जो डेडलाइन थी वो जून 1948 थी, और हालांकि इससे पहले ही लगभग 10 महीने पहले अगस्त 1947 में लोग चले गए। यानी सबसे पहला पॉइंट जो कैबिनेट मिशन का था वो था कि भारतीयों को संविधान बनाने का न्योता दिया गया, इनविटेशन दिया गया इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल गवर्नमेंट को, उन्होंने इंटरनल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी, और वो भी 1946 में ही। इसका मतलब ये था कि 1946 में जो इंटरनल गवर्नमेंट बनाई उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हम लोग आज आपके लिए इंटरनल गवर्नमेंट बना देते हैं, अगर
जिस दिन तक आपका संविधान बनेगा, संविधान के आधार पर आपके चुनाव होंगे, चुनाव के बाद आपकी सरकार बनेगी। अगर उसके अंदर आपको 2 3 4 साल लग जाते हैं, तो जिस दिन से हम जाएंगे उस दिन से लेकर के और आपकी अपनी सरकार आने तक शासन आपके इंटरनल गवर्नमेंट करेगी। यानी इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में चुनाव कब हुए, 1951-52 में, और हमारे देश की सरकार चुनी हुई कब बनी, 1952 में। और अंग्रेज भारत से कब चले गए, 1947 में। यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1952 तक भारत में जो शासन चलाया गया वो इंटरनल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। ये अंग्रेजों ने इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर 1940 में बनवा दी थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरनल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे, और यही कार्यकाल है जिसको नेहरू का कार्यकाल में जोड़ते हैं तो वो भारत के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या रहा। दूसरी चीज दोस्तों, हम लोगों ने संविधान बनाने की न्योता जो है वो एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संविधान बनाएगा कौन। ऐसा नहीं है कि देश में बुद्धिजीवी नहीं थे, बुद्धिजीवी आज से भी 1000 गुना ज्यादा थे। नेहरू जैसे लोग थे, राजेंद्र बाबू जैसे लोग थे, सचिना सिन्हा जैसे बड़े बड़े सीनियर व्यक्ति थे, तो अंबेडकर जैसे विद्वान थे। उसी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई जैसे बोल्ड नेता थे, तो राजगोपालाचारी जैसे लोग भी हमारे देश में थे। यानी प्रतिभा का धनी भारत उस समय था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि आज अगर हमारे देश की सरकार कोई कानून बनाती है तो हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे एमएलए और एमपीज को वोट दे करके उन्हें ये राइट दे दिया कि जो भी आप कानून बनाओगे हम उसका पालन करेंगे, और अगर नहीं पालन करें तो जेल में डाल दिए जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने वोट दे करके उन्हें हमारे ऊपर कानून बनाने का अधिकार दे दिया। लेकिन इस समय देश की जनता के द्वारा चुनी गई कोई सरकार नहीं थी, सिर्फ इंटरनल गवर्नमेंट थी और बनाने वाली संविधान सभा थी, जिसका जनता के साथ कोई सीधा सा प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल साबित नहीं हुआ था। तो अगर इसको देखते हैं तो सबसे बड़ा डर यह था कि देश की जनता इस असेंबली के चंद लोगों द्वारा बनाए गए संविधान को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा डर था। उसके बाद फैसला लिया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया, और उन लोगों को सिलेक्ट करके चुन करके एक संविधान बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहा गया, संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा कहा गया। और जो मैंने अभी बात बताई कि देश की जनता स्वीकार करेगी नहीं करेगी, ये डर असेंबली को लास्ट दिन तक रहा। और यही एक वजह है कि संविधान के अंदर जो पहला ही शब्द है वो क्या लिखा गया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि असेंबली को डर था कि जनता स्वीकार करे ना करे, लेकिन अगर हम लिखेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग, ये वो शब्द हैं जो देश की जनता में संविधान के लिए अपनापन दिखाएंगे। जनता उसको इमोशनल होकर कभी भी बायकॉट नहीं कर पाएगी। वरना कई नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि संविधान के बनाने पर उनके नाम को तवज्जो दी जाए। अब देखते हैं असेंबली के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 में। ये ध्यान रखनी है आपको डेट, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बनाई गई। इसमें टोटल लोग थे 389 लोग इसमें टोटल थे, लेकिन नीचे दिखा दिया 299, उससे नीचे दिखा दिया 284। इसका राज क्या है? पहली बात तो ये है दोस्तों कि भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। अब इतने साल का लगभग 12 दिन कम 3 साल इसमें हम मानते हैं, तो इसमें ये अलग अलग जो दिखा रखे हैं इसका एक वजह है। मेंबर के आधार पर क्या किया, 1946 में जब ये कमेटी असेंबली बनाई गई थी तो इसके मेंबर थे 389। लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, और जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और 389 जो लोग थे 1946 में वो पूरे भारत के लोग थे। और जब 47 में हम और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान के जो मेंबर असेंबली में थे वो असेंबली छोड़कर चले गए, और भारतीय संविधान सभा के अंदर जो लोग थे वो 299 रहे। यानी ये इंडियन मेंबर्स थे, या कह सकते हैं आफ्टर 1947 के मेंबर थे। एक क्वेश्चन कई बार और पूछा जाता है, देश का सबसे बड़ा लीडर होने के बावजूद भी
कौन सा नेता था जो असेंबली का मेंबर नहीं बना? तो दोस्तों गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे। तीसरी जो संख्या दिखाई गई है वो दिखाई गई है 1949 की 284 लोग। दोस्तों जब 389 थे वो टोटल थे, 299 आफ्टर पार्टीशन यानी 1947 के बाद इंडियंस मेंबर थे, और 284 वो लोग थे जिन लोगों ने संविधान के ऊपर सिग्नेचर किए। ये सिग्नेचर करने वाले लोग थे 1947 से लेकर 49 तक संविधान सभा में 299 में से सिर्फ 284 लोग बच गए थे, यानी 284 लोग वो थे जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए यानी साइन किए। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 389 1946 में थे, 299 1947 में थे, और 284 जो हैं वो 1949 में सिग्नेचर अथॉरिटी थे जिन लोगों ने सिग्नेचर आखिर में किए थे। उसके बाद देखते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन द बेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के आधार पर यानी कहां से इन लोगों को चुना गया था। 389 मैंने आपको पहले ही बताया है कि 389 लोग टोटल थे। अगर 389 लोगों को हम देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर 3 हिस्सों से इन्हें चुना गया था। सबसे पहली बात, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में 2 भारत बसते थे। एक भारत ब्रिटिश भारत जो अंग्रेजों का गुलाम था, और एक भारत राजाओं की रियासतों का भारत था। 2 भारत अकेले एक इंडिया के अंदर बसते थे, यानी 292 लोग जो हैं वो ब्रिटिश भारत से लिए गए, अंग्रेजों के भारत से लिए गए, और 93 जो मेंबर हैं वो राजाओं की रियासतों से लिए गए, यानी राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के रूप में उन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया। क्योंकि आपको भी याद होगा कि आजादी के समय भारत में 562 रियासतें थी जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी मशक्कत करके एक किया था। हालांकि इनमें से कुछ रियासतें बची और उन्होंने बड़े परेशान देश को किया। एक रियासत आज भी देश के लिए नासूर बनी हुई है। अगर हम इसको देखते हैं तो दोस्तों 93 जो लोग थे वो राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, रियासतों के एरिया से लिए गए थे, और 4 देश के महानगरों से लिए गए थे। तो ये एक आपका 389 में अगर चुनने के आधार पर एरिया वाइज अगर देखेंगे 292 ब्रिटिश भारत, 93 राजाओं के रिप्रेजेंटेटिव, और 4 महानगरों से लेकर के ये टोटल 389 लोग संविधान सभा में शामिल किए गए थे। अब इसके बाद देखते हैं, अब दोस्तों हम एक चीज और देखेंगे इसमें कि संविधान सभा ने जब अपना काम शुरू किया तो सबसे पहले बात आई कि मीटिंग कब कब होती हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फिर पूछते हैं डेट, किस डेट को हुई, फिर पूछते हैं कि इस मीटिंग में काम क्या हुआ, और फिर कहते हैं कि यहां पर उसको एक्शन क्या हुआ, यानी उसको पूरे तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया गया। सबसे पहली चीज है दोस्तों संविधान सभा की पहली मीटिंग। पहली मीटिंग से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि संविधान सभा का जो गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। काम क्या हुआ, टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में चुना गया। ध्यान रखना, फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। काम क्या हुआ? टेम्परेरी चेयरमैन यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद आता है दूसरी मीटिंग। सेकंड मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946 यानी 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की असेंबली की सेकंड मीटिंग हुई। क्या हुआ? परमानेंट चेयरमैन चुना गया। यहाँ टेम्परेरी चेयरमैन थे, यहाँ परमानेंट चेयरमैन चुना गया, और चुना किसे गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी राजेंद्र बाबू को। अब इन दोनों चीजों के अंदर अब अंतर देखते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ 2 ही दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। काफी सारे बच्चों को इस चीज का पता नहीं है कि वजह क्या रही है। न वो एक्सपायर हुए, ना उन्होंने किसी मजबूरी में अपना इस्तीफा दिया, ना उनको हटाया गया। तो 2 दिन की क्या वजह है दोस्तों? इस रहस्य से पर्दा मैं आज इस वीडियो में उठा देता हूं, बहुत कम लोगों को इसका पता है। सच्चाई ये है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 389 लोगों की असेंबली में सबसे सीनियर थे, सबसे ज्यादा एज थे, और सबसे बुद्धिजीवी भी थे, और उन्हें मान सम्मान देने के लिए इस पद पर बैठाया गया था। टेम्परेरी चेयरमैन उन्हें चुना गया था।
लेकिन वो लंबे समय तक काम नहीं कर सकते थे क्योंकि एज थे, बीमार रहते थे और असेंबली की डे टू डे की मीटिंगों में वो शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए मान सम्मान देने के लिए उन्हें टेम्परेरी चेयरमैन चुन दिया गया और 2 दिन बाद उन्हें रिटायरमेंट देकर के उनकी जगह परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन दिया गया और उन्होंने पूरे संविधान बनवाया और संविधान की अध्यक्षता की असेंबली की और बाद में देश के राष्ट्रपति के पद पर अपनी सेवाएं दी। पॉइंट नंबर 3, तीसरी मीटिंग। अगर तीसरी मीटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946, यानी 13 दिसंबर 1940 को तीसरी मीटिंग हुई, जिसमें हुआ क्या, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यहां पेश किया गया। इसे दोस्तों हिंदी वाले बच्चे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यहां पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और पेश करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और पेश कहां किया गया, असेंबली के अंदर। पेश कहां करेंगे प्रस्ताव को, असेंबली में पेश किया गया और असेंबली ने उसे पास कब किया, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को असेंबली ने ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया और पास कैसे किया, आम सहमति यानी जनरल ओपिनियन, बिना किसी वोटिंग के सर्वसम्मति से जनरल ओपिनियन से उसे पास कर दिया गया। उसके बाद ऑन 22 जुलाई 1947 ट्राइकलर वाज एक्सेप्टेड एज ए नेशनल फ्लैग। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को कब स्वीकार किया गया। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। अब कई बार हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोस्तों तिरंगा 2 तरीके का रहा है। एक रहा है डोमेस्टिक ट्राइकलर, एक रहा है जो ट्राइकलर जो आज हमारे नेशनल फ्लैग के रूप में है। अगर डोमेस्टिक ट्राइकलर की बात करेंगे, हम डोमेस्टिक तिरंगे की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 31 दिसंबर 1929 की रात, 31 दिसंबर 1929 की रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के किनारे लाहौर में सबसे पहले इस डोमेस्टिक तिरंगे को फहराया गया। एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में तिरंगा फहराया गया। वो भारत का सबसे पहला तिरंगा था जिसे डोमेस्टिक ट्राइकलर कहा गया और जिसे बनाने वाले थे जयसागर। ये नाम याद रखना है, जयसागर वाज द डिजाइनर ऑफ द डोमेस्टिक ट्राइकलर इन 1929। और दूसरा झंडा जिस नेशनल फ्लैग को आज हम लोग ट्राइकलर को नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाए हुए हैं, पूरा देश इसकी पूजा करता है, सम्मान करता है और समय समय पर देश के सरकारी त्योहारों से लेकर के आज पर्सनल व्यक्तियों को भी राइट मिल चुका है कि वो अपने घर पे, गाड़ी पे, बंगले पे, कोठी पे, ऑफिस पे तिरंगा लहरा सकते हैं। ये काम कब से हुआ, ये 2004-05 में नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में जो लिटिगेशन लगाई थी, हिसार के सांसद रहे हैं नवीन जिंदल, श्री ओम प्रकाश जिंदल जो आयरन मैन रहा गया, जिसने बहुत बड़ी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी की, उनके बेटे नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन लगाई थी और उसके फैसले के बाद हर इंसान को तिरंगे को लहराने और अपने घर पे, गाड़ियों में, बंगलों में रखने का राइट मिला है। ये भी आपको एज ए नॉलेज पता होना चाहिए। अब जो तिरंगा हमारे पास है, उस तिरंगे का डिजाइनर था दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, पिंगली वेंकैया। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, पिंगली वेंकैया। ये आधुनिक तिरंगे का निर्माता माना जाता है। अब देखते हैं कुछ और चीज। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज पास्ड एंड एक्सेप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। दोस्तों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इंग्लिश में है, इसके 2 ही वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, हिंदी में कई होते हैं। सबसे कहते हैं पास, फिर हिंदी में कहते हैं स्वीकृत, फिर कहते हैं अंगीकृत, फिर कहते हैं अधिकृत। ये इतने सारे भारी भरकम वर्डों का जो मतलब है वो यही है कि पास किया गया और एक्सेप्ट किया गया। यानी भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पास किया गया, स्वीकार किया गया, अधिकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। दूसरी चीज रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेगुलेटेड, उसे लागू कब किया गया? लागू किया गया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को।
26 नवंबर 1949 को पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 2 महीने का अंतर है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, काफी लोगों को लगता है कि तैयारियों में टाइम लगा होगा, कोई और वजह रही होगी। दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 इन दोनों डेटों का अपना एक महत्व है। अब 26 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो इस कंफ्यूजन को आपने दूर कैसे करना है, इस कंसेप्ट को क्लियर कैसे करना है। आप सोच के देखिए कि 26 जनवरी 1950 है क्या। 26 जनवरी 1950 भारत में रिपब्लिक डे है और संविधान लागू होने से रिपब्लिक डे हो नहीं सकता, क्योंकि संविधान लागू होने से तो संविधान दिवस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन डे भारत में 26 नवंबर ही है। तो 26 जनवरी का क्या मतलब हुआ? 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, संविधान लागू होने से होता नहीं है, और 1950 के बाद कोई ऐसी घटना हुई नहीं जिसे हम रिपब्लिक डे मनाएं। तो इसका मतलब 26 जनवरी कोई पुराना ऐसा दिन है जिसे हम सेलिब्रेट करना चाहते थे। हाँ, आपने सही सोचा, यही ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश की जनता ने पहली बार रिपब्लिक डे मनाया था, और यह रिपब्लिक डे भी मनाया गया था और उसी समय इसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मनाया गया था पहली बार। आज भी आप देखोगे तो 15 अगस्त 19 और 26 जनवरी दोनों में जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है वो पवित्रता आपको 26 जनवरी में ज्यादा नजर आती है, क्योंकि 15 अगस्त तो इसलिए फेमस हुआ क्योंकि अंग्रेज चले गए। अगर अंग्रेज 29 अगस्त को चले गए जाते तो 29 अगस्त फेमस हो जाता, 3 जनवरी को चले जाते तो 3 जनवरी फेमस हो जाता। यानी मेन दिन जो हमारा माना गया वो 26 जनवरी माना गया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया। इस दिन हमने अंग्रेजों को कहा कि आप जाएं कभी भी, बट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम आपको निकाल के रहेंगे। और उसी 1930 से लेकर के हर साल 26 जनवरी मनाया जाता था, और वो डेट जो हर साल मनाई जाती थी 26 नवंबर 1949 के बाद 2 महीने बाद वो खुशकिस्मत वाली डेट आने वाली थी, वो भारत की सबसे लकी डेट आने वाली थी। तो उस डेट को यादगार बनाने के लिए हमने इस संविधान को लागू करने में 2 महीने का वेट किया, और जिस दिन 26 जनवरी 1950 का दिन आया हमने इस दिन को संविधान को लागू कर दिया। कई बार क्वेश्चन हाई लेवल पे पूछा जाता है कि आंशिक संविधान कब लागू हुआ। दोस्तों अगर आंशिक पूछा जाता है, थोड़ा सा पूछा जाता है, तो यहां भी लागू कर दिया गया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन पॉलिसी, कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी थी, और बाकी जो संविधान पूर्णतः है वो हमने यही लागू किया। ये हाई लेवल का है। नॉर्मली आपको इतना ही याद रखना है कि 26 जनवरी 50 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को पास किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिकृत किया गया। तो ये चीजें आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, ये इसने पूछा है। भारत का संविधान बनाने में जो टोटल समय लगा वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय है वो भारत के संविधान को बनाने। पर्पज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या रहा है? भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य था टू रिप्लेस द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। भारत की आजादी का अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसको रिप्लेस करना, क्योंकि इस कानून के तहत हमें अंग्रेजों ने आजादी दी थी, और इस कानून को रिप्लेस करके जब तक हम अपना कानून लागू नहीं कर देंगे तब तक हम सही मायने में आजाद नहीं माने जाएंगे। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने पास किया था, जिसके आधार पर 15 अगस्त को आजादी मिली, इसको रिप्लेस करने के लिए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। दोस्तों एक चीज और मैंने बतानी थी आपको, 3 जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। इस दिन हमने तिरंगा फहराया। अब जो तिरंगे की डेट पीछे बताई थी मैंने 22 जुलाई 1947, ये जो इस दिन हमने संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था। ये जो डेट मैंने आपको बताई थी इसका लॉजिक आप याद रखना। अगर बाई चांस से पूछा जाए कि असेंबली ने ट्राइकलर के रूप में, ट्राइकलर को नेशनल फ्लैग के रूप में कब एक्सेप्ट किया, तो आपको याद रखना है कि 3 जून 1947 को अंग्रेजों ने हमें आजाद करने का कानून बनाया। यानी इससे पहले तो अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन में यही कहा था कि हम जाएंगे और जून 1948 से पहले चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई डेडलाइन दी नहीं थी। और 3 जून 1945-47 को जब उन्होंने
3 जून 1947 को जब उन लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे हम लोग माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, जब उन्होंने पास किया तब उन्होंने बताया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करके वो चले जाएंगे। और अब हमें लगा कि अगर ऐसी बात है तो हमने तो अपना नेशनल फ्लैग बनाया ही नहीं, तो ये 3 जून से पहले तो हमें पता ही नहीं था, तो हमने नेशनल फ्लैग के बारे में सोचा ही नहीं था। हालांकि चीजें चल रही थी बट एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और 3 जून 1947 को जब पता चला तो यहां देखना, इससे पहले तो एक्सेप्ट करने की डेट आपकी आएगी नहीं, और 15 अगस्त को पहली बार लाल किले में नेहरू जी ने फहरा ही दिया, तो इसके बाद की भी कोई डेट नहीं आएगी। तो जब तिरंगे को एक्सेप्ट करने की डेट देखना तो 3 जून 1947 से 15 अगस्त 1947, यानी 2 महीनों के बीच बीच की डेट को आपको चुनना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जो हिंट है, जो आपको यहां समझनी पड़ेगी। उसके बाद एक्सपेंसिव एक्सप्रोक्स कितना रहा, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना खर्चा आया। दोस्तों, कहा जाता है कि 64 लाख के लगभग खर्चा भारतीय संविधान को बनाने पे आया था, यानी 63 और कुछ पॉइंट पे मिलता है, ये 63 लाख 99,000 कुछ कुछ होता है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 64 लाख के रूप में काउंट करते हैं। इसमें 3 साल तक जो सारे के सारे लोगों ने जो मेहनत की, इसमें कागज, पेन, स्याही, चाय, समोसे, सब कुछ हम मान सकते हैं, सारे खर्चे इसके अंदर आए थे। लेकिन उस समय के नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं था। अगर आज के समय दे दिया जाए तो पता नहीं 64 अरब भी लगा सकते हैं और इतना बड़ा संविधान भी नहीं बन सकता है। उन लोगों ने काफी मेहनत की और बड़े अच्छे तरीके से देश के संविधान को बनाकर देश को एक नई रूपरेखा प्रदान। अब बात करते हैं हम लोग ड्राफ्ट कमेटी की। A draft committee was elected by the Constitutional Assembly on 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया। इट इलेक्टेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू बी इट्स प्रेसिडेंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका चेयरमैन चुना गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सर्कुलेटेड ऑन 21 फेब 1948। 21 फेब 1948 तक उन्होंने अपना ड्राफ्ट बनाया और दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डिस्कशन इन एंड आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और इसे अंदर और बाहर हर जगह इसके ऊपर डिस्कस हुआ। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन विचार, और इसके चेयरमैन के साथ मिलाकर के इसके 7 लोग थे, यानी 6 सदस्य और 1 चेयरमैन, टोटल 7 थे। कई जगह कंफ्यूजन मिलता है बच्चों को, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर देता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें चेयरमैन दिखाया गया है और हालांकि नीचे 7 लोग दिखाए गए हैं। कई लोगों को लगता है कि जब 7 नए थे तो बी आर अम्बेडकर जी 8 हो गए, बट 8 नहीं थे। डीपी खेतान और एन माधव राव, इन्होंने 2 और सदस्यों को रिप्लेस करके पद लिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए कुछ कंफ्यूजन आपको यहाँ नजर आता था, बट वो नजर नहीं होगा। इसमें कुछ लोग थे, किसी एक ने रिजाइन दिया तो उसकी जगह नया बंदा आया, फिर 1-2 नाम चेंज हुए। तो हालांकि इसके पूरे कार्यकाल के अंदर कुछ लोगों की जो अदला बदली हुई, जिसके अंदर ये थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस रहता है हमें समझने में, वो थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम होती है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा। पहले कुछ नामों को सुनेंगे आप लोग। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, एन माधव राव, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णाचारी और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन सदस्य था, कई बार पूछते हैं इनमें से कौन नहीं था। जब पूछेंगे कौन इनमें से था तो 3 नाम बाहर से, एक अंदर से आएगा। जब पूछेंगे कौन सदस्य नहीं था तो 3 इनमें से देंगे और 1 कहीं बाहर से दे देंगे। आइए थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। On 29 August 1947, the drafting committee was appointed with Dr. B.R. Ambedkar as the chairman, along with 6 other members assisted by a constitution advisor। ध्यान रखना, 6 लोग और B.R. अम्बेडकर के रूप में 29 अगस्त 1947 को कमेटी बनी। These members were पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, के एम मुंशी जी ने कहा गया, एक्स होम मिनिस्टर जो बॉम्बे के रहे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो एक्स एडवोकेट जनरल रहे मद्रास स्टेट के। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे J&K के एंड लेटर मेंबर ऑफ नेहरू कैबिनेट के नेहरू के कैबिनेट में भी वो मेंबर थे। BL मित्र जो एक्स एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया रहे। मोहम्मद सादुल्लाह है जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम रहे, मुस्लिम लीग के मेंबर थे। एंड डीपी खेतान
जो सेकंड ऑफ खेतान बिजनेस फैमिली से थे एंड रिनोड लॉयर, एक बहुत बड़े वकील भी थे। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वाज सर बंगाल बेनेगल नरसिंह राव, फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखना, भारत का पहला जज जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में रहा 1950 से लेकर 54 तक, वो भी बेनेगल नरसिंह राव इसके अंदर थे। लेटर BL मित्तर रिजाइंड, बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड वाज रिप्लेस्ड बाय माधवराव, और उनके जगह माधवराव को लाया गया जो एक लीगल एडवाइजर थे महाराजा ऑफ वडोदरा के। ओविंग टू डेथ ऑफ DP खेतान, DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी वाज चोजन टू बी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। A draft constitution was prepared by the committee and submitted to the assembly on 4th November 1947. Draft constitution was debated and over 2000 amendments were moved over a period of 2 years. 2 सालों के पीरियड के दौरान 2000 संशोधन इसमें लगभग हुए। फाइनली 26 नवंबर 1949 को द प्रोसेस ऑफ वाज कंप्लीटेड, यह पूरे का पूरा प्रक्रिया पूरी हुई एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर दिया, उसे मंजूर कर लिया। 284 मेंबर्स signed to the document and the process of constitution making was complete। 284 लोगों के सिग्नेचर के बाद ये प्रक्रिया पूरी हो गई। आइए और देखते हैं कमेटियां कितनी थी। दोस्तों 10 कमेटियां टोटल थी। पहली बात अगर हम करते हैं तो यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, हेड इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी। याद रखना HC मुखर्जी, नोट दिस पॉइंट, HC मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 3 लोगों का जिक्र बड़ा है। सबसे पहले टेम्परेरी चेयरमैन सचिदानंद सिन्हा, परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस चेयरमैन पूछेंगे या वाइस प्रेसिडेंट पूछेंगे तो आपका आंसर रहेगा HC मुखर्जी। ये संविधान सभा के वाइस चेयरमैन भी हुआ करते थे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट S वर्धाचारी। एडॉक कमेटी ऑन सिटीजन S वर्धाचारी। और भी कई सारी कमेटियां हैं, उन्हें आप नोटबुक में देख सकते हैं। वीडियोज को हम लोग इस तरीके से रखेंगे कि ज्यादा लंबी भी ना लगे, बोरिंग भी ना लगे, इंटरेस्ट आए, नोट्स आपका बने और समय समय के ऊपर आपको इनमें से क्वेश्चन भी मिलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके समय समय के ऊपर विकास के क्या सत्र रहे या किन चरणों में उसने अपना काम किया। दोस्तों चरणों की बात करते हैं तो 3 चरण बताए जाते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज 6 दिसंबर 1940 से लेकर 14 अगस्त 1947, यानी 6 दिसंबर को जब असेंबली बनी थी उससे लेकर के आजादी तक, 6 दिसंबर 1940 से 14 अगस्त 1947 को इसका फर्स्ट स्टेज था, यानी संविधान सभा का प्रथम चरण था। दूसरा चरण सेकंड स्टेज आजादी से, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 नवंबर 1949 जब संविधान को स्वीकृत कर लिया, ये इसका सेकंड चरण है, यानी इसका दूसरा चरण है। तीसरा चरण यानी थर्ड स्टेज है 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952। ये ध्यान रखना, ये असेंबली के सत्र हैं, यानी यहां तक इसका कार्यक्रम चलता रहा। उसके बाद अब बात करते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हेड। 22 पार्ट थे दोस्तों। इसमें पूछते हैं कि ओरिजिनल क्या था, पहले जब बनाया गया, ओरिजिनल का मतलब 1950 में जब लागू हुआ तब इसका क्या स्वरूप था। 22 इसमें पार्ट थे यानी भाग थे। 395 आर्टिकल यानी हिंदी वालों के लिए अनुच्छेद थे। 8 शेड्यूल हिंदी वालों के लिए अनुसूचियां। यानी जब बना था 1950 में संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें 22 पार्ट यानी 22 भाग, 395 आर्टिकल यानी 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल यानी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद आज क्या स्थिति है, प्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब संविधान कैसा है दोस्तों, जो भाग पार्ट 22 होते थे उनकी संख्या 3 बढ़कर आज भाग आपके 25 हो चुके हैं, पार्ट 25 हो चुके हैं। आर्टिकल जिन्हें हम 395 कहा करते थे उनकी जो नंबरिंग की मूल संख्या है वो आज 465 हो चुकी है। और जो शेड्यूल 8 हुआ करती थी
उनमें 4 जोड़ दी गई हैं। आज शेड्यूल की संख्या, अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, संविधान में यह भी लिखा गया था कि भाग और आर्टिकल की संख्या नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भाग 22 थे वो 22 ही रहेंगे, सब पार्ट आप जोड़ सकते हो। और जो आर्टिकल 395 थे, 396 आर्टिकल आपको नहीं मिलेगा। यानी सब आर्टिकल जोड़ करके आप टोटल 465 काउंट कर सकते हो, बट मेन आर्टिकल नहीं बढ़ेगा। अगर कोई आर्टिकल 19 के पास आता है तो उसे 19A बना दिया जाता है, यानी वो आरटीआई बन जाता है। अगर कोई 21 के आसपास आता है तो उसे 21A बना करके आरटीई बना सकते हो। अगर कोई 51 के पास आता है तो उसे 51A बना करके आप मोरल ड्यूटी बना सकते हो। यानी अगला आर्टिकल आप नहीं जोड़ोगे, नंबरिंग के आधार पर 465 कह सकते हैं, पार्ट को नंबरिंग के आधार पर 25 कह सकते हैं, बट शेड्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी 12 हो चुकी हैं। क्योंकि चाहे 11वीं शेड्यूल में पंचायतों का वर्णन हो, चाहे 12वीं शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज का वर्णन हो, ये मिलाकर के आपकी 12 हो चुकी हैं। लास्ट जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए है, 1992 में जोड़ी गई। 11वीं भी पंचायतों के लिए 1992 में ही जोड़ी गई, पंचायती रूरल डेवलपमेंट और रूरल पंचायतों के लिए, यानी स्थानीय शासन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की यानी चाबी, मिरर यानी आईना कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसे क्या कहा जाता है, या भारतीय संविधान की यानी चाबी हिंदी में इसे कुंजी कहते हैं, मिरर हिंदी में इसे आईना कहते हैं। ये दोनों ही वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो पूछे जाते हैं तो आंसर प्रियम्बल यानी प्रस्तावना होगा। भारतीय संविधान की कुंजी यानी चाबी प्रस्तावना को कहेंगे, भारतीय संविधान का मिरर यानी आईना भी हम संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को कहेंगे। और ये दोनों शब्द कहने वाले थे BR अम्बेडकर। याद रखना, 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछते हैं, एक पूछते हैं की और मिरर, दूसरा पूछते हैं हार्ट एंड सोल। 2 चीज याद रखना, हृदय और आत्मा। भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा हम किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 को, यानी जो आखिरी फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 32 में, उसे हम लोग, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। 2 चीज आपको यहां याद रखनी है, भारतीय संविधान की चाबी की और मिरर हम प्रियम्बल को कहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल हम लोग आर्टिकल 32 को कहते हैं। और ये दोनों ही जो शब्द कहने वाले थे ये BR अम्बेडकर जी थे। अब देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था ये उसके ऊपर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑन December 13, 1947, 13 दिसंबर 1947 को। यहां इन्होंने थोड़ा सा डेट सेट वो दिया है, तो 13 दिसंबर 1946 को अपने पास रहेगा। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर को नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी को 1947 को इसे संविधान सभा ने पास कर दिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द असेंबली इन फॉर्मुलेटिंग द प्रियम्बल इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर इसे तैयार किया गया था। अब देखते हैं प्रियम्बल में है क्या। दोस्तों प्रियम्बल में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। याद रखना, भारतीय संविधान के जो पहले शब्द हैं वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, और भारतीय संविधान का जो पहला पहलू है वो है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना के शब्दों की जो शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। आज का स्वरूप ये है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब बनाया गया था तो सोशलिस्ट नहीं था और सेकुलर भी नहीं था। ये शब्द उस समय नहीं थे प्रस्तावना में। उस समय सिर्फ सवर्जन था, जिसका मतलब होता है प्रभु सत्ता संपन्न। बहुत लोगों का पता नहीं है प्रभु सत्ता संपन्न क्या होता है। दोस्तों, जब कोई देश अपना हर फैसला खुद ले सकता है, हमारी दूसरे देशों के साथ क्या नीति होगी,
किससे व्यापार करेंगे, किससे उधार लेंगे, किसकी मदद करेंगे, किससे मदद लेंगे। जब ये फैसले भारत के बारे में भारत ले सकता है तो भारत आजाद है। अगर हम फैसले नहीं ले सकते हैं, कोई दूसरा देश हमारे फैसले लेता है, तो हम गुलाम हैं। आजादी की सही मानों में जो पहचान है वो सवर्जन है, वो प्रभुसत्ता संपन्नता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक को कहते हैं दोस्तों लोकतंत्र, और रिपब्लिक को कहते हैं गणतंत्र। अब काफी सारे लोग हैं जो इस मामले में कंफ्यूज होते हैं। हम लोग लोकतंत्र को गणतंत्र और गणतंत्र को लोकतंत्र एक जैसा मानते रहते हैं, बट बहुत बड़ा अंतर है। लोकतंत्र का मतलब है दोस्तों, जब किसी देश की जनता अपनी सरकार चुनती है तो वो लोकतंत्र कहलाता है, और जब किसी देश की जनता अपने मुखिया को चुनती है, यानी देश के मुखिया को चुनती है, तो वो गणतंत्र कहलाता है। यानी जब भारत की जनता अपनी सरकार चुनेगी तो भारत लोकतंत्र कहलाएगा, और जब भारत की जनता अपने देश के मुखिया, देश का मुखिया अभी कौन है, राष्ट्रपति है, देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को कहते हैं, और जब देश का मुखिया जनता चुनेगी तो वो गणतंत्र कहलाएगा। इंडिया रिपब्लिक भी है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है। हालांकि हम हमारे एमएलए एमपीओ को चुनते हैं और वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, बट बात वही है। अमेरिका में डायरेक्ट चुनते हैं, हम इनडायरेक्ट चुनते हैं। हम भी रिपब्लिक है, वो भी रिपब्लिक है। हम भी डेमोक्रेटिक है, वो भी डेमोक्रेटिक है। लेकिन इंग्लैंड डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां का मुखिया वहां के राजा या रानी होते हैं, तो वहां जनता नहीं चुनती है, तो इसलिए वह एनार्ची है, याद राजतंत्र वहां का है। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। अब इस हिसाब से हम देखते हैं जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस भारत की प्रेम्बल में बताया गया कि देश के लोगों को सामाजिक समानता मिले, न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। लिबर्टी कहां दी गई, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी मिले, विश्वास ट्रस्ट किया जाए, विश्वास किया जाए, बिलीफ रखा जाए, वर्शिप पूजा पाठ करने की मिले जाए। इक्वलिटी में इक्वलिटी ऑफ स्टेट एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सबको बराबर का विकास करने का अधिकार मिले, और सब में समानता का वर्ड हो। फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, ये तीनों शब्द लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, तीनों शब्द फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में, उसके रोल मॉडल थे। पूरी दुनिया ने वहां से इन शब्दों को उठाया है, हमने भी ये शुरुआत की। अब देखते हैं जो सोशलिस्ट और जो सेकुलर हैं दोस्तों, ये पहले नहीं होते थे संविधान में, तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1976 में जोड़ा गया था। याद रखना, संविधान में 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन प्रियम्बल में सिर्फ एक ही हुआ है, और वो है संविधान के संशोधनों का 42वां संशोधन। ये एकमात्र, अगर पूछें कि संविधान में कितने संशोधन हुए 100, लेकिन अगर पूछें कि प्रियम्बल में कितने हुए तो एक। जो संविधान के अंदर जो सारे हुए हैं वो संविधान के हैं, बट जो प्रियम्बल का है वो संविधान का भी है। तो 42वां जो संविधान का संशोधन है वो प्रियम्बल का था। दो शब्दों को जोड़ा गया, सोशलिज्म, सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। भारत का कोई अपना धर्म, नेशनल धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार मिलेगा, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे पारसी है, सातों धर्मों को हम लोग राइट देंगे। अब देखते हैं आगे भारतीय संविधान के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों दो सोर्स हैं, एक है इंटरनल, इंटरनल कहते हैं इसे, दूसरा है एक्सटर्नल, यानी एक है आंतरिक और एक है बाहरी। इंटरनल क्या है, इंटरनल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों ये वो पोर्शन है जिसे हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान किसका कर्जदार है, भारतीय संविधान किसका ऋणी है, भारतीय संविधान पर किसकी छाया है, भारतीय संविधान पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। अब ये कर्जदार, इंडेप्टेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडेप्टेड। भारतीय संविधान किसका इंडेप्टेड है, किसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे छाया है, किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट है। अगर ये चीजें पूछते हैं तो दुनिया के 10 देशों से हमने संविधान लिया है, उनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की छाया हो, इफेक्ट हो, डेब्ट हो, करण हो, कर्ज हो, कुछ भी हो, तो आपका आंसर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का 70% हिस्सा, यानी सबसे बड़ा हिस्सा हमने
इसी से लिया है। अब अंग्रेजों के बनाए हुए इस कानून से हमने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों ये मानना पड़ेगा कि जो चीज अंग्रेजों ने 1935 में हमें इस आर्टिकल के तहत दी थी, उसके अलावा वो सिर्फ आजादी दे सकते थे, बाकी बहुत सी चीजें इसमें उन्होंने हमारे लिए ठीक की थी। बट हम गुलामी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो गुलामी गुलामी कहलाती है। चाहे तोते को या पक्षी को सोने के पिंजरे में क्यों न कैद कर लिया जाए, तो वो सोना उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। उसे चाहिए खुला आसमान उड़ने के लिए। हमें चाहिए थी अपनी आजादी, और वो आजादी हमने ली, क्योंकि गुलामी के दौर में हम इन लोगों को चाहे कितना भी सुविधाएं दे दी जाएं, बट गुलामी एक बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड होता है। न कोई जीव इसमें रहना चाहता है, और न भगवान किसी को ऐसी जगह भेजे। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल की, बाह्य की। बाह्य जो सोर्स हैं दोस्तों, बाहर के जो सोर्स हैं वो कई हैं। 10 देशों से हमने भारत का संविधान लिया है, और 10 देशों में सारे ही कंट्री आते हैं मेन, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सबसे हमने अच्छे अच्छे कंट्रियों से लिया है। आइए देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। आइए देखते हैं दोस्तों सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उससे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी साथियों को स्टडी मटेरियल की जरूरत हो, कोई और गाइडेंस की जरूरत हो, किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करें। बट हाँ, कॉल रिसीव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फुल डे मेरी क्लासेज होती हैं। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक के बैचेज सारा दिन चलते हैं। बीच बीच में टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं। काफी सारा बिजी शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से कॉलिंग प्लीज ना ही करें तो ठीक रहेगा। बिल्कुल इमरजेंसी एक अलग चीज होती है। व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, जैसे जैसे टाइम लगेगा आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो भी मटेरियल आपको चाहिए, जिस टाइप की हेल्प चाहिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्योंकि मैं 7 सालों से दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग क्लासेज में टीच कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद करने का सपना था, और भगवान ने मुझे ये मौका दिया है। डीयूसी पीएचडी करने के बाद 2 बार मैं यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुका हूँ। लास्ट टाइम भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छी सफलता प्राप्त करने के बाद ये सपना मेरा अभी पूरा हुआ, और साथियों की मदद करने का सपना अभी मैं पूरा करने में लगा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हजारों लाखों लोगों की मैं मदद करूँ, क्योंकि देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी की हालत में हैं, जिन्हें उचित गाइडेंस नहीं मिल पाती है, किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं है, कोचिंग ज्वाइन कहाँ से करेंगे, महंगे शहरों में रहने की हालत और औकात भगवान ने और देश की सरकारों ने आज तक उन्हें नहीं दी है। तो ऐसे बेसहारा लोगों की मदद करना मेरा सपना है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सपने में मेरा हाथ बढ़ाएं। जितनी वीडियोज हमारी हैं, जितना स्टडी मटेरियल आपको मेरे से मिलता है, मैं चाहता हूं कि आप जितने ज्यादा लोगों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, और एक बड़ा टीचर, बड़ा भाई और बड़ा दोस्त होने के नाते ये मेरी सलाह भी है। क्योंकि न जाने हमारी एक शेयरिंग वीडियो से, हमारे एक शेयरिंग नोट से, हमारे शेयरिंग एक मैसेज से न जाने किस इंसान की जिंदगी बदल जाए। ये आप हाल ही में देख रहे हो कि छोटी छोटी वीडियोज, डब्बू अंकल जो आजकल भोपाल के प्रोफेसर, एक वीडियो डांस का वायरल हुआ, जिंदगियां बदल गई। हो सकता है कि हमारी किसी वीडियो वायरल होने से किसी साथी को कोई ऐसी मदद मिल जाए, किसी साथी का कोई ऐसा टॉपिक क्लियर हो जाए। उस एक एक नंबर की वैल्यू एग्जाम में होती है, ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, जितने लोगों की मदद आप कर सकते हैं, किताबों से मदद कीजिए। पुरानी किताबें रखी हैं जो हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं रही हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, बांटते रहिए। क्योंकि ये वो चीज है, जितना आप दूसरे को दोगे, उससे ज्यादा भगवान और मेहनत और किस्मत आपको वापस जरूर देगी। आइए देखते हैं, ट्रिक के साथ चलते हैं। 10 कंट्रियों से हमने संविधान लिया। अगर ट्रिक देखेंगे दोस्तों, तो बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन आजाद हुआ। फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन आजाद हो गई। अब इसको आप देखेंगे, फारूक में फा से फ्रांस, रू से रूस, कै से कनाडा, आ से आयरलैंड, जै से जर्मनी, अमेरिका से अमेरिका रहेगा, ब्रिटेन से ब्रिटेन, आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जापान और दै से दक्षिण अफ्रीका। ये एक ट्रिक है। फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन आजाद हो गई। तो हो गई को छोड़ दीजिए आप लोग, फारूक आज अमेरिका ब्रिटेन आजाद हुए। तो इससे आपको देखना है, नीचे चैनल का नाम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें। आगे थोड़ा सा और देखते हैं, अलग अलग कंट्रियों के हम थोड़ा सा फॉर्मेट बना के देखते हैं कि कहां कहां से क्या क्या लिया है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, यूके से हमने क्या लिया, इंग्लैंड से हमने क्या लिया। नॉमिनल हेड, यानी देश का राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होगा। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्री लिया। पीएम, पोस्ट ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हमने ली।
पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट लिया हमने, बाई कैमरल पार्लियामेंट ली, लोअर हाउस मोर पावरफुल हमने वहां से बनाया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस हमने बनाई, और प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, इन चीजों को हमने इंग्लैंड से लिया। यानी राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड के रूप में, कैबिनेट मिनिस्ट्री हमने ले ली, प्रधानमंत्री का पद लिया, और वहां से हमने पार्लियामेंट के दोनों सदन लिए। नीचे वाला जो सदन है जिसे लोकसभा कहते हैं उसे ज्यादा पावरफुल बनाया। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसे लोकसभा के प्रति दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी, उसके प्रति उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनाया। और जो लोकसभा में स्पीकर का जो प्रोविजन है वो हमने इंग्लैंड से लिया। यूएसए से हमने क्या लिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस लिया, अपॉइंटेड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी लिखित संविधान का प्रोसीजर लिया, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हमने लिया, चयन करना, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार लिए, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय लिया, हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट, देश का मुख्य राष्ट्रपति होगा, ये वहां से लिया, प्रोविजन ऑफ स्टेट राज्यों का प्रोविजन लिया, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विचार जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो यहां से ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया कनकर्ड लिस्ट, जिसे हम लोग, हमारे पास 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट और कनकर्ड, समवर्ती सूची जिसे कह सकते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र और राज्यों के संबंध, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, और लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल प्रस्तावना की जो भाषा है, ये तीनों चीज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। यूएसएसआर रसिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, 5 ईयर प्लान जिन्हें हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर, यहां मैं आपको एक बार सोल्व करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत जरूरी चीज है ये, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है। आप देखेंगे भारत में सबसे बड़ी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट। कैलकुलेट करना सीखिए, एक दूसरे को लिंक करना सीखिए। देश का सबसे बड़ी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी पावर को यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री। पावर तो इसके पास है बट यूज नहीं कर सकता, इनकी सारी पावर को यूज करने का राइट पीएम को है। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी लग जाए तो इसकी पावर भंग और शक्तिशाली कौन बनेगा, राष्ट्रपति। अब हम कई बार कहते हैं कि भाई तू तो हिटलर बन गया, हम अगर ऐसी स्थिति में कहेंगे कि इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति के पास सारी पावर आ जाएंगी तो वो क्या बनेगा, हिटलर। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का, तो इमरजेंसी पावर हमने कहां से ली, जर्मनी से ली। इस तरीके के जो हैं वो आप कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपको आसानी रहे। जापान से हमने क्या लिया, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। कनाडा से हमने लिया फेडरल सिस्टम, संघीय शासन एंड रेजिडरी पावर। साउथ अफ्रीका से हमने लिया प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आयरलैंड से लिया हमने कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसी तरीके से जापान से। तो ये हमारे वो कंट्री हैं जहां से हमने लिया। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक दूं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके अंदर मैं लिंक भी डाल दूंगा जहां से मैंने काफी सारे क्वेश्चन पर वीडियो बनाई हुई है, दूसरे स्विक्स की वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा। लक्ष्मीकांत की जो पीडीएफ की बुक है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जीएस का जो पेपर सोल्व हुआ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से वीडियो देखें, नोट्स प्राप्त करें, अच्छे अपने खुद के नोट्स बनाएं। जिन जिन बच्चों को सफलता पानी है, दूसरों के भरोसे ना रहें, अपने नोट्स बनाएं। किसी एक कोचिंग के किसी एक नोट्स के ऊपर ना रुकें, अच्छे से नोट्स खुद के बनाएंगे। जहां जितनी मदद चाहिएगी मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सफल हो जाएं। सारे साथियों के साथ इन चीजों को शेयर जरूर करते रहें। जब तक आप शेयर दोस्तों को नहीं करोगे, दूसरी कड़ी को हम कैसे जोड़ पाएंगे, नए लोगों की मदद करने का जो सपना आपने और हमने पाला है वो हम कैसे कर पाएंगे। उसके साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं, ये आप लोगों का अपना चैनल है। जितना आप इसको बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा वीडियोस को लोगों तक पहुंचाओगे, उतनी ही ज्यादा मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक, क्योंकि सुबह 7 से लेकर रात के 9 तक के शेड्यूल में घंटा घंटा 2-2 घंटा जब ब्रेक निकाल करके मैं आपके लिए ये मेहनत करता हूं, तो इसमें थोड़ा सा सहयोग आप लोगों का भी मांगना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स। और यूपीएससी जीएस सोल्ड पेपर मैंने बता दिया, मैं नीचे डाल दूंगा, बुक का लिंक डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो बनाए गए हैं वो नीचे डाल दूंगा। और कोई भी चीज चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, आप मुझे किसी में बता सकते हो। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर वीडियो को, हर वीडियो के नीचे दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, जो वीडियो आपने देखी है या दूसरी वीडियो आप देखते हैं, प्लीज हर वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। 2-4 लोग ऐसे हैं जो मेरी लिस्ट में आ चुके हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और वो मेरी हर वीडियो को डिसलाइक करने की कोशिश करते हैं। ये यूट्यूब वालों का अपना
कंपटीशन होता है, कुछ साथी हैं जो कुछ वजह से नाराज होकर के हर वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, तो दोस्तों उनको एक जवाब देना आपने। अगर आप लाइक करेंगे तो उनके 2-4 डिसलाइक का कोई ज्यादा फर्क, हौसला मेरा भी डाउन नहीं होगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा। उनको जवाब देना है, मुझे सपोर्ट करना है, हर वीडियो को लाइक करना है और एक एक कमेंट हर वीडियो पे जरूर दिया करो। वीडियो कैसी लगी, नई वीडियो कौन सी चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या कमी रही, क्या सुझाव है, ये अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने आप में सुधार कैसे कर पाऊंगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूं पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को ये चीज देने की, क्योंकि जो चीजें मैं क्लास में करवाता हूं वह कोशिश करता हूं कि वही सारी चीजें आप लोगों को भी दी जाए। और जिन दोस्तों को वीकेंड बैच फ्री चाहिए, संडे और सैटरडे, हालांकि आजकल मैं सिर्फ संडे ले पाता हूं क्योंकि मेरे 7 दिन क्लासेज होती हैं, सैटरडे संडे वीकेंड बैच होते हैं, 5 डेज वर्किंग ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि 2-3 घंटे संडे को निकाल करके मैं वीकेंड बैच लूं। जिनको वीकेंड बैच से कांटेक्ट में जुड़ना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आज की वीडियो में इतना ही।